डियर स्टूडेंट, आज हम एक नया सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। हमारे नए सब्जेक्ट का नाम है सॉइल मैकेनिक्स या मृदा यांत्रिकी। हम इस सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। ये सब्जेक्ट क्या है और इस सब्जेक्ट की हमें क्या ज़रूरत है। तो इस लेक्चर का जो हमारा उद्देश्य है, हम जानना चाहते हैं कि मृदा क्या होती है, मृदा यांत्रिकी किसे कहते हैं, मृदा यांत्रिकी का उपयोग किस किस क्षेत्र में होता है, हमारे देश में कौन कौन सी प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं और मृदा अन्य निर्माण सामग्री से किस प्रकार से भिन्न है। जैसा कि इस सब्जेक्ट का नाम हमें बता रहा है, सॉइल प्लस मैकेनिक्स, मृदा और यांत्रिकी। हम पहले ये देखेंगे कि मृदा क्या होती है और फिर ये देखेंगे कि यांत्रिकी क्या होती है। आप लोगों ने अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट पढ़ा है। मैकेनिक्स का अर्थ है किसी भी ऑब्जेक्ट पे बलों का प्रयोग और बलों से आने वाले प्रभाव का, परिणाम का आकलन करना। तो मैकेनिक्स का यहाँ पे भी मतलब होगा कि हम सॉइल पे बलों का प्रयोग देखेंगे और उन बलों का प्रभाव क्या पड़ता है वो भी देखेंगे। अब हमारा क्वेश्चन यही रह जाता है कि सॉइल क्या है। जो हमारा मटेरियल है जिसके बारे में हमें पढ़ना है वो मटेरियल है सॉइल। अब हम ये जानना चाहेंगे कि सॉइल क्या है। सॉइल की जो धारणा है वो अलग अलग फील्ड में अलग अलग है। सॉइल की डेफिनेशन अलग अलग फील्ड वाले अलग अलग तरह से करते हैं। जैसे एक कृषि कार्य के लिए, एग्रीकल्चर के लिए अगर हम सॉइल को देखेंगे तो ये जमीन की अपर सरफेस है जहाँ तक हमारे रूट्स जाते हैं, रूट जोन है। यानी हमारा 1 फीट का एरिया कृषि कार्यों में उपयोग होता है, वही हमारे लिए सॉइल है। अगर हम भूवैज्ञानिक कार्यों की बात करेंगे, जियोलॉजिस्ट की बात करेंगे, तो ये परिभाषा बदल जाएगी। और अगर हम सिविल इंजीनियर के लिए बात करेंगे तो ये परिभाषा और भी अलग होगी। अगर हम भूवैज्ञानिक की बात करते हैं तो भूवैज्ञानिक ये मानते हैं कि जो अपर सरफेस ऑफ अर्थ है लगभग 100 किलोमीटर की, वो हमारी सॉइल है। चाहे उसमें मिट्टी हो, चाहे रेत हो, चाहे चट्टानें हो, चाहे कुछ भी हो, वो सारा का सारा मटेरियल हमारा सॉइल कहलाएगा। लेकिन सिविल इंजीनियरिंग में ये चीज़ थोड़ी सी अलग है। सिविल इंजीनियरिंग की परिभाषा जो कि IS 2809 में दी गई है, मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करा दूं। जो हमारे स्टैंडर्ड टर्म्स हैं उनको हमने ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड द्वारा IS कोड में डिफाइन किया है। हर एक IS कोड का एक नंबर होता है उसकी पहचान के लिए। तो जो सॉइल वाला हमारा मटेरियल है उसे हमने इस कोड में डिफाइन किया है। बड़ी सिंपल सी परिभाषा है। मृदा असंघनित अथवा ढीले कणों से बनने वाला पदार्थ है। यानी ये लूज पार्टिकल्स होंगे, अनकंसोलिडेटेड पार्टिकल्स होंगे, जो चट्टानों के भौतिक और रासायनिक अपक्षय के कारण चट्टानों से अलग हो जाते हैं। ये मटेरियल बना कैसे है, इसमें बहुत ही सरल तरीके से आपको समझा दिया गया है कि हमारे पास जो चट्टानें हैं उनका फिजिकल या केमिकल डिकम्पोजिशन होगा। उन डिकम्पोजिशन के कारण जो पार्टिकल्स अलग हो जाएंगे वो हमारे सॉइल पार्टिकल्स कहलाएंगे। इसमें ऑर्गेनिक कंटेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो कोड के क्लॉज 2.295 में बताया गया है, सेडिमेंट्स और अदर अनकंसोलिडेटेड एक्यूमुलेशंस ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय द फिजिकल एंड केमिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स एंड विच मे और मे नॉट कंटेन ऑर्गेनिक मैटर कॉल्ड सॉइल। तो ये हमारी सिविल इंजीनियरिंग की परिभाषा होगी। इस परिभाषा में हमें ये भी बता दिया गया है कि सॉइल बनती कैसे है। तो इस तरह से
अब हम सॉइल को एज ए मटेरियल पहचानने लगे। मोटे तौर पे अगर हम कहें तो सॉइल वो मटेरियल है जो हमारे स्ट्रक्चर के प्रभाव जहाँ जहाँ तक जाता है वहाँ वहाँ तक जो भी मटेरियल होगा वो हमारा सॉइल है। उसमें रेत हो सकती है, चट्टानें हो सकती हैं और मृतिका हो सकती है। जिसे आप मिट्टी कहते हैं उसे अब हम मृतिका कहेंगे। सॉइल मैकेनिक्स की एक परिभाषा दी गई है। सॉइल मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग which deals with the application of soil science, the statistics and dynamics law and principle of mechanics and hydraulics to engineering problem dealing with the soil as structural material। बहुत ही सरल सा है कि ये एक ऐसी ब्रांच है इंजीनियरिंग की जिसमें हम सॉइल साइंस, स्टैटिक्स या स्थितिकी, डायनामिक्स या गतिकी और मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक्स के प्रिंसिपल का उपयोग करते हैं। बहुत सारी ब्रांचों का हमने नाम लिया है, सॉइल साइंस का, स्टैटिक्स का, डायनामिक्स का, मैकेनिक्स का और हाइड्रोलिक्स का। इन सब का उपयोग हम कहाँ करते हैं? जब सॉइल एज ए स्ट्रक्चरल मटेरियल हो तो उस संबंध में सारे समस्याओं को हल करने के लिए हम इन शाखाओं का, इंजीनियरिंग की इन शाखाओं का उपयोग कर लेते हैं और इन सबको मिला के हमारा सॉइल मैकेनिक्स बन जाता है। हम मृदा यांत्रिकी क्यों पढ़ते हैं? इसका अध्ययन हमें क्यों जरूरी है? हम वो सारे क्षेत्रों को नोटिस करने की कोशिश करेंगे, उनकी सूची बनाने की कोशिश करेंगे जिनके लिए सॉइल मैकेनिक्स का अध्ययन हमारे लिए बहुत जरूरी है। फाउंडेशन की डिज़ाइन और निर्माण में बगैर फाउंडेशन के कोई बिल्डिंग नहीं बन सकती, कोई स्ट्रक्चर नहीं बन सकता। उनकी डिज़ाइन के लिए हमें सॉइल मैकेनिक्स पढ़ना ही होगा। अर्दन डैम के कंस्ट्रक्शन में एक्चुअली हम डैम में दो हिस्से देखते हैं। एक हिस्सा स्पिलवे सेक्शन कहलाता है जिससे पानी बहता है। दूसरा पानी को स्टोर करने के लिए मिट्टी के बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं जो किलोमीटर्स में लंबे होते हैं। उनकी डिज़ाइन करने के लिए, उनकी स्टेबिलिटी के लिए, उनसे कम रिसाव हो, सीपेज कम से कम हो, इसके लिए हमें सॉइल मैकेनिक्स पढ़ना ही होगा। रिटेनिंग बाल बनाने के लिए अगर हम किसी चीज़ को कहीं पे स्टोर करना चाहते हैं, अगर हम मिट्टी को एक तरफ स्टोर करना चाहते हैं, दूसरी तरफ हम सड़क बनाना चाहते हैं लेवल डिफरेंस पे, हम कोई पुलिया बनाना चाहते हैं, एम्बैंकमेंट बनाना चाहते हैं, तो वहाँ के लिए प्रतिधारक या पुस्ता दीवारों के निर्माण के लिए सॉइल मैकेनिक्स का ज्ञान होना जरूरी है। हम कोई सड़क बना रहे हैं, वो खुदाई करके बना रहे हैं या मटेरियल को जमा करके बना रहे हैं, इन दोनों स्थितियों के लिए हमें सॉइल मैकेनिक्स की ज्ञान की ज़रूरत होगी। चाहे हम एक्सकवेशन कर रहे हों, चाहे हम एम्बैंकमेंट बना रहे हों। ये ज्ञान हमें रोड के लिए भी ज़रूरी है, रेलवे के भी लिए भी ज़रूरी है, हाईवे के लिए ज़रूरी है और रनवे के लिए भी ज़रूरी है। हम हवाई पट्टियाँ भी बना रहे हों तो उसके लिए भी हमें इन सब चीज़ों का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। हम किसी कुएं से कितना पानी ले सकते हैं, कितना पानी हमें मिलेगा, वो मात्रा ज्ञात करने के लिए, यील्ड फ्रॉम बेल ज्ञात करने के लिए भी हमें इसकी ज़रूरत है। किसी भी संरचना से कितना रिसाव होगा, टनल कैसे बनाए जाएंगे, इन सब कारणों से, इन सब कार्यों के लिए हमें सॉइल मैकेनिक्स का ज्ञान होना बेहद ज़रूरी है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो सॉइल मैकेनिक्स के बगैर पूरी हो सके। सॉइल मैकेनिक्स हमारी इंजीनियरिंग की सबसे नई ब्रांच है। ये 1925 में शुरू हुई थी। कार्ल टर्जगी फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कहे जाते हैं और इन्होंने जर्मन भाषा में एक बुक लिखी थी जो कि फर्स्ट बुक ऑफ सॉइल मैकेनिक्स थी। बुक का नाम थोड़ा सा अलग है लेकिन इसका अर्थ है इंट्रोडक्शन टू सॉइल मैकेनिक्स। तो फिर से याद रखना है, कार्ल टर्जगी फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कहे जाते हैं और 1925 में ये पहली बुक लिखी गई थी। एक तरह से ये ब्रांच
100 साल से भी ज़्यादा पुरानी नहीं है, अभी 100 साल की भी नहीं हुई है। अब हमारी ये सॉइल इतने लेट क्यों डेवलप हुई, सॉइल मैकेनिक्स इतनी लेट क्यों डेवलप हुई? इसका कारण था कि हमारे सॉइल अन्य पदार्थों से बहुत अलग है। इसकी स्टडी काफ़ी मुश्किल है। इसका बिहेवियर दूसरे पदार्थों से बहुत अलग है। इस कारण से इसकी साइंटिफिक स्टडी बाद में ही शुरू हो पाई। क्या अलग है? यह प्राकृतिक रूप से हर जगह पाई जाती है, लेकिन प्रत्येक स्थानों पर पाई जाने वाली मृदा के गुण अलग अलग होते हैं। कहीं की 2 जगह की मिट्टी के गुण एक जैसे नहीं होंगे। मृदा का व्यवहार स्थान, समय और परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। अलग अलग स्थानों पे सॉइल का बिहेवियर अलग अलग होगा, अलग अलग टाइम पे भी होगा और कंडीशंस के हिसाब से भी होगा। मान लो एक जगह मिट्टी आपको कठोर महसूस हो रही है, थोड़ी सी नमी की मात्रा बढ़ जाए वो नरम महसूस होने लगेगी। तो परिस्थितियों के अनुसार इसका व्यवहार बदलता रहता है। मृदा के गुण प्राकृतिक अवस्था में अलग होते हैं और उसे खोद के प्रयोगशाला में लाएं तो अलग होते हैं। एक ये विलक्षण चीज है। इस कारण से भी मृदा का वास्तविक अध्ययन करना काफी मुश्किल होता है। फील्ड में उसके बिहेवियर बिल्कुल अलग होगा और लैब में लाएंगे उसका बिहेवियर बदल जाएगा। मृदा का कोई एक डेफिनेट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, प्रतिबल विकृति कर्व नहीं होता। इलास्टिसिटी या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी नहीं निकाले जा सकते, इसलिए इसका अध्ययन मुश्किल होता है। सारे मटेरियल समांगीय होते हैं, होमोजीनियस होते हैं, एक तरह के कणों से मिलकर बने होते हैं, सिंगल फेज होते हैं, एक ही प्रवस्था के होते हैं। जबकि मृदा में 3 अलग अलग प्रवस्थाएं पाई जाती हैं। ठोस के रूप में मृदा ठोस कण होते हैं, द्रव के रूप में जल होता है और खाली जगहों पर हवा भरी रहती है। इस तरह से बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है और इसकी स्टडी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। हमारे देश में कितने तरह की मिट्टियां पाई जाती हैं, ये हमारा मेजर सॉइल डिपॉजिट्स इन इंडिया का मैप है। जलोढ़ मिट्टी यानी पानी के बहाव से जमा मिट्टी, जो कि हमारी गंगा और जमुना के कछार में मैदानी इलाकों में पाई जाती है। आप लोग देख सकते हैं कि एलोवियल सॉइल का जो एरिया है वो हमारा ये वाला एरिया है। ब्लैक कॉटन सॉइल या काली कपासी मिट्टी हमारे एमपी में मुख्य रूप से पाई जाती है। गुजरात, ये वाला इलाका हमारा काली कपासी मिट्टी का है। काली कपास मिट्टी में एक विशेष गुण पाया जाता है कि ये पानी पाके फैल जाती है और गर्मियों में सिकुड़ जाती है। लैटराइट सॉइल, ये रेड और येलो कलर की सॉइल हमारी, आयरन और इसमें होता है, ये हमारी यहाँ पे ठीक है, और रेड सॉइल के फॉर्म में भी हमें मिलती है। डेजर्ट सॉइल हमारे थार मरुस्थल में मुख्य रूप से पाई जाती है और हमारे कोस्टल एरिया में, समुद्री किनारे एरिया वाले एरिया में समुद्री जमाव या मरीन डिपॉजिट्स पाया जाता है। ये रेत के बड़े बड़े डिपॉजिट्स होते हैं, जैसा कि हम इसमें देख पा रहे हैं मैप में। तो ये हमारे 5 तरह की मिट्टियाँ हमारे देश में प्रमुखता से पाई जाती हैं। एक दूसरा व्यू है, इसमें आप देख सकते हैं पूरे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में हमारे पास जलोढ़ मिट्टी है। उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार, यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में ब्लैक कॉटन सॉइल है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड लैटराइट सॉइल है। ठीक है। राजस्थान का थार वाला एरिया जो कि हमें पीले से दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमारी डेजर्ट सॉइल है और किनारों पे कोस्टल एरिया में हमारी मरीन सॉइल है, समुद्री जमाव है। इस तरह से हमारे देश में 5 तरह की मिट्टियाँ अलग अलग जगह पर पाई जाती हैं।
मृदा की उत्पत्ति कैसे होती है। अभी हम पिछले बार में पढ़ चुके हैं कि मृदा की उत्पत्ति चट्टानों के विखंडन से होती है। हम अगले लेक्चर में इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।